नमस्कार। आज की क्लास में हम प्रस्तावना से संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं वो देखेंगे। प्रस्तावना टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमने अनुसूचियां टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट कर लिया था। अगली क्लास में आपको अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न बताए जाएंगे। आज प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें देखिए आप ये प्रस्तावना, इसकी पूरी आपको रीडिंग करवाई गई थी। अब प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? प्रतिबिंबित यानी मत या मूल दर्शन जो है वो संविधान के निर्माताओं का किसमें पता चलता है? प्रस्तावना में। और प्रस्तावना को हम दूसरा किस नाम से पुकारते हैं? उद्देशिका से। तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ। भारतीय संविधान की उद्देशिका में, उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। ये आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था मैंने कि उद्देशिका जो है, यह प्रस्तावना है, आगे लगा हुआ है एक पेज है, जिसकी वजह से बहुत बार इस पे विवाद हुआ कि इसे संविधान का अंग माना जाए या नहीं माना जाए। इसलिए इससे संबंधित कुछ प्रमुख वाद भी हैं। बेरुबारी संघवाद और एक केशवानंद भारतीवाद। बेरुबारी संघवाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके बाद में एसआर मुंबईवाद में दोबारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसका मतलब हमें अब वर्तमान में स्थिति ये है, यह मानना है कि उद्देशिका को संविधान का भाग माना जाता है। तो इसका मतलब ये प्रश्न, ये जो आपका कथन है ये गलत है। अब इसमें एक चीज और देखिए, इन क्वेश्चनों को जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ तसल्ली से पढ़िए क्या लिखा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको पता चला कि पहला वाला सही नहीं है। दूसरा है, उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। हमने पूरी प्रस्तावना को डिटेल से पढ़ा है वर्गीकरण करते हुए। वहां विधायिका की शक्तियों के बारे में हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। इसका मतलब दूसरा कथन जो है वो भी गलत है कि उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करती है। तीसरा कथन दे रखा है, उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये चीज हमने प्रस्तावना में पढ़ी थी, यानी खाली यह कथन सही है और दो कथन जो है ये सही नहीं है। और प्रश्न यही पूछा है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो आपका पहला और दूसरा कथन सही नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ब। एक चीज ध्यान रखिए, कंपटीशन एग्जाम में ये नहीं वाले प्रश्न बहुत बार गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम पूरा कथन ढंग से पढ़ते ही नहीं है। बाद में आप जब आंसर की मिलाते हो तब देखते हो कि ये नहीं पढ़ा था कि इसमें कौन सा छांटना था, गलत छांटना था या सही छांटना था। तो क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ें। और आपके इस पाठ में ये क्वेश्चंस जो लिए गए हैं थोड़ी से डीप लिए गए हैं, क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। बहुत ही ऊपरी तौर पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब आप देख लीजिए, आपने प्रस्तावना पूरा पढ़ा, उसमें एक एक शब्द का अर्थ जाना, लेकिन इस क्वेश्चन को यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ लग रहा है कि प्रस्तावना रटी होनी चाहिए, यानी उसमें सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि ये वर्ड कहाँ कहाँ आ रहे थे। अब ऐसा नहीं है तो भी आप कुछ इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रस्तावना स्टार्ट किया था तो उसमें पढ़ा था, हम भारत के लोग इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी ये वाला जो नाम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सबसे पहले आ रहा था। अब इन चार ऑप्शन में से इस ऑप्शन में ये पहला आ रहा है, तो आंसर तो यहीं से निकल चुका है। लेकिन क्वेश्चन को और डीप कर दिया जाए, तीन में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दे दिया जाए और आगे क्रम चेंज कर दिया जाए, तो क्वेश्चन थोड़ा और टिपिकल हो सकता है। इसलिए प्रस्तावना ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए लग रही है कि आपको पूरी याद होनी चाहिए। तो इसमें क्रम देखेंगे आप, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद आया है समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये इसका क्रम है, आंसर हो गया इसका डी। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? ये चीज आपको पहले दिन ही बताई थी कि जो मूल दर्शन है, प्रिंसिपल फिलॉसफी है संविधान की, वो किसमें दी गई है? प्रस्तावना के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ये हमने बहुत अच्छे से क्लास में समझा था, आपको बताया था। हमारा देश जो है वो आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से, यानी विदेशी संबंधी कोई भी मामले हैं उनमें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए, स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत रखता है, शक्ति है उसके पास। तो इसी को हम बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। किसी भी देश को संप्रभु तभी कहा जाता है जब वो बाह्य और आंतरिक तौर से स्वतंत्र होता है। तो यहाँ आप देखेंगे किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। इन
उत्तरों को पढ़ेंगे, इनको देखिए कथन को। केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति। तीसरा ऑप्शन है आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। तो इस कथन से ये अर्थ निकल के आ रहा है कि हमारा देश कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये हमने किया था क्लास में। अगली चीज देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। तो आप चुनाव वगैरह प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कई पोस्ट के लिए जो है, कई पदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव मिल रहे हैं, कई जगह आपको अप्रत्यक्ष मिल रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हमारे देश में जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उनके लिए हम डायरेक्ट वोट नहीं देते, हम हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं। और वो प्रतिनिधि आगे जो है पीएम का चुनाव कर रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। आप लोकसभा के सदस्य सुनते हैं और लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल का जो नेता है वो पीएम बना दिया जाता है, यानी आपने डायरेक्ट उनको वोट नहीं दिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रस्तावना में या संविधान में जिस लोकतंत्र की बात की गई है वो कौन सा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका कारण भी आपको क्लास में पढ़ाते समय बताया था कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इस कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो संभव नहीं है भारत में। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है चुनावी प्रक्रिया लेके कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों का मिश्रित स्वरूप है। जो भारत के संविधान में बात की गई है वो कौन से लोकतंत्र की बात की गई है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। उसके बाद आगे इसमें देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपबंध में हुआ है। तो ये आपको एक ट्रिक याद कराई थी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक यानी सार, ये ट्रिक हमने याद की थी। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई थी प्रस्तावना के अंदर। ये खाली प्रस्तावना में ही नहीं है, वही चित्र याद रखो। अंदर जो मैटर है उसमें एक भाग है और वो है भाग 4। भाग 4 में देखेंगे तो आप अनुच्छेद है 36 से लेके 51 तक। इस भाग में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी इसमें वो प्रावधान दे रखे हैं जो राज्यों को निर्देश दे रहे हैं एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। इसमें एक अनुच्छेद है 38। उस अनुच्छेद में भी ये लिखा गया कि राज्य सुनिश्चित करेगा कौन सा न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बारे में संविधान में 2 जगह दे रखा है, एक तो प्रस्तावना में और दूसरी चीज इसमें दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब आप इस क्वेश्चन उत्तरों को पढ़िए। एक तो है उद्देशिका यानी प्रस्तावना में, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपको अभी बताया, यानी उद्देशिका में भी दे रखा है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी। मूल कर्तव्य में ऐसा नहीं दे रखा है न्याय के बारे में। तो इसमें पहला और तीसरा आ गया, तो इसका मतलब इसका उत्तर हुआ ब, कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की कहाँ बात होती है, प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और इससे पहले ये सारी चीजें आपको समझाई थी मैंने कि यहाँ वाला जो न्याय है वो प्रतिकारी न्याय नहीं है। प्रतिकारी न्याय जिसे हम कानूनी न्याय कहते हैं, यानी बदला लेना। बदला लेना यानी अपराधी ने जिस मात्रा में अपराध किया है उस मात्रा में उसको दंड दिया जाना चाहिए। यहाँ जो अपराध की, यहाँ जो न्याय की बात की गई है वो है वितरण मूलक न्याय। तो प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में वितरण मूलक न्याय की बात की जाती है और कितने न्याय दे रहे हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे न्याय की बात की जा रही है। अगला जो है क्वेश्चन, संविधान सभा में सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया। इसके लिए 2 डेट जो है आप दिमाग में रखिए, एक 26 दिसंबर 1946, फिर उसके बाद 22 जनवरी 1947। जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया, उसको सामने जो रखा गया उसकी तारीख तो है, पेश किया गया उसकी तारीख है 13 दिसंबर 1946, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ वो है 22 जनवरी 1947। तो ये ध्यान रखनी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा गया। संविधान सभा के समक्ष रखने की जो तारीख है 13 दिसंबर 1946 और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पारित होने की तारीख है 22 जनवरी 1947। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव का जो परिवर्तित या विकसित रूप है वही प्रस्तावना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। अभी बताया था कि किसका संशोधित या किसका परिवर्तित रूप है, तो हमने पढ़ा था उद्देश्य प्रस्ताव का। यहाँ नेहरू रिपोर्ट मत लगा देना, नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी जिसमें संविधान के बारे में बताया गया था, लेकिन ये स्वीकृत नहीं हुआ था
क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद ही नहीं हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित रूप है किसका? उद्देश्य प्रस्ताव का। डेट हमने दोनों देख ली है अभी, और किसके द्वारा रखी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे? यानी 42वें में हमें ध्यान है कितने जोड़े गए थे? 3। हमने याद किया था आपस करके, ये ट्रिक अपनाई थी आपस। ये था अखंडता, पंथ निरपेक्ष और कौन सा था? समाजवाद। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इससे पहले वाले शब्द बताने हैं, तो यहाँ इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में थे? तो समाजवाद तो 42वें से जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष भी पहले इसके बाद जोड़ा गया है, एकता शब्द पहले से था, और लोकतंत्रात्मक जो है ये शब्द पहले से था। यानी तीसरा और चौथा जो शब्द है वो पहले से थे इसमें शामिल। तो आप यहाँ देखेंगे कि तीसरा और चौथा शब्द जो है वो पहले से था, यानी सी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा सही कर लीजिए, केवल 3 और 4, एकता भी था और लोकतंत्रात्मक भी। इस क्वेश्चन को भी आप देखिए, भाषा शब्दों में फेरबदल कर रखा है। जल्दबाजी में आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, अगर ऐसा पढ़ लेते हैं तो आप क्या लगा देंगे आंसर? टिक 1 और 2, यानी समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। तो इसमें ध्यान रखना है कि पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे, तो पहले एकता था और कौन सा था? लोकतंत्रात्मक। तो इसमें आपका 3 और 4 उत्तर आ जाएगा, यानी सी, इसे सही कर लीजिएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर वही बात आ रही है कि प्रस्तावना जो है वो एक एक वर्ड इसमें आपको याद होना चाहिए, कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में। तो अपन ने जो क्लास पढ़ी थी उससे कुछ समझ में आ रहा है कि बंधुता बिल्कुल लास्ट में था, तो ये जो 3 नंबर है ये वाला लास्ट में, तो ये 2 ऑप्शन आ गए इसमें से। क्वेश्चन जब करते हैं तो 2 तरीके हैं, या तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर पता हो, या आप अंदाजे लगा रहे हैं तो एलिमिनेट कर सकते हैं कई चीज़ों को। तो यहाँ देखिए, बंधुता से पता चल रहा है कि बंधुता लास्ट में था, जिसमें हमने पढ़ा था कि व्यक्ति के स्तर पर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है उसकी बात की गई थी। तो बंधुता लास्ट में है, तो ये 2 ऑप्शन हो गए। उसके बाद जब हमने न्याय के बारे में पढ़ा था, कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो न्याय सबसे पहले था, यानी 4 नंबर पहले आना चाहिए। फिर यही 2 ऑप्शन है, फिर अटक रहे हैं यहाँ। फिर उसके बाद बीच में आ रहा है आपका स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता सेकंड नंबर पे था, तो ऑप्शन ये बनेगा। सबसे पहला शब्द आया था न्याय, दूसरा आया था स्वतंत्रता, फिर आया था समता, फिर आया था बंधुत्व। इसमें यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एक बार प्रस्तावना वापस देख लीजिए। ये देखिए, सबसे पहला न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। बंधुता सबसे लास्ट में है, पहला न्याय, स्वतंत्रता, समता और फिर कौन सा है? बंधुत्व। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्रम यदि देखना है तो सबसे पहला जो है क्रम में कौन सा आ गया? न्याय, सेकंड नंबर पे स्वतंत्रता, थर्ड नंबर पे समता और फोर्थ नंबर पे आ गया बंधुत्व। तो इस क्रम में आपको इसको जमाना है, व्यवस्थित करना है। अगला है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे ही नहीं आए वहां पे ऐसे सर्किल कर लिया करो कि क्या ढूंढना है, सही नहीं है। तो उद्देशिका संविधान का अंश है, ये बात सही है। ये पढ़ाया था केशवानंद भारती के, इसमें कह दिया गया था कि उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है। इसमें संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, ये भी हमने पढ़ा है। संविधान के उद्देश्य अभी देखे थे, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। तो ये संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना में है। 1976 में उद्देशिका में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, ये बात भी सही है। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था, यानी हमेशा से ही था। अब ये चीज हमने पढ़ी थी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। इसका मतलब ये वाला कथन जो है ये है सही नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा आपका डी। के बाद आगे देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये ढूंढना है आपको। तो सबसे पहला, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये बात हमने पढ़ी थी। प्रवर्तनीय का अर्थ आपको बताया था। पहले इसका इंग्लिश वर्ड पकड़ो आप, क्या है? एनफोर्सेबल, यानी किसी भी चीज को यदि
कोर्ट में चुनौती देकर लागू करवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसकी गारंटी लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय जो है, मूल अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गारंटी लेते हैं। मूल अधिकार यदि किसी का हनन होता है तो इन अनुच्छेदों के तहत हम हमारे मूल अधिकार सुनिश्चित कर सकते हैं, लागू करवाए जा सकते हैं। यानी मूल अधिकार कैसे हैं? प्रवर्तनीय। फिर हमने पढ़ा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 37 में दे रखा है कि मूलभूत महत्व के होते हुए भी कैसे हैं? अप्रवर्तनीय। साफ साफ संविधान में शब्द लिखा हुआ है, कैसे हैं? अप्रवर्तनीय। प्रस्तावना और मूल कर्तव्य, इन दोनों के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो उसका हमने निर्णय ये निकाला कि उद्देशिका जो है वो कैसी है? अप्रवर्तनीय है। तो इस जो आपके सेंटेंस है, इसका अर्थ भी यही हुआ कि अप्रवर्तनीय है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में अप्रवर्तनीय है, यानी प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये कथन सही है। अगला है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। सीधी सी बात है, शब्दों का फेर किया हुआ है थोड़ा सा। कौन से उद्देश्य? जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है, यानी संविधान के उद्देश्य बताना चाहती है। और हमने जो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता पढ़े हैं, वो संविधान के उद्देश्य ही है। ये कथन भी आपका सही हो गया। अगला है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार, प्राधिकार यानी पावर या अथॉरिटी प्राप्त करता है। संविधान अपनी पावर या शक्ति किससे प्राप्त करता है? हम भारत के लोग। आपको पहली लाइन में बताया था, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा देश जो है वो संप्रभु है और संविधान का स्रोत कौन है या संप्रभुता का स्रोत कौन है, तो कौन है? हम भारत के लोग। और ये बात हमें कहाँ से पता चल रही है? प्रस्तावना से, और वो भी पहली लाइन से। तो ये कथन भी सही है। तो ढंग से पढ़िए, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है? भारत की जनता से। और वो बात हमें किस में पता चल रही है? उद्देशिका में। तो कथन पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन से कथन सही है? तो आपका उत्तर पहला आ जाएगा इसमें, ए 1, 2 और 3। उसके बाद है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, विचार की समानता। फिर याद रखिए, जो हमने उद्देश्य पढ़े थे संविधान के उद्देश्य, पहला था न्याय, दूसरा था स्वतंत्रता, तीसरा था समता, जिसे आप समानता भी बोल सकते हैं, चौथा था बंधुत्व। इनका पूरा वर्गीकरण करके पढ़ा था। न्याय पढ़ा था, सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की थी। 5 जो स्वतंत्रता जो थी उसमें थी विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। यानी स्वतंत्रता के लिए 5 और न्याय के लिए कितने शब्द थे? 3। समता जो थी वो अवसर की और प्रतिष्ठा की समता थी। यहाँ आपको उदाहरण देके बताया था पूरा। बंधुत्व 2 जगह सुनिश्चित करना था, इस तरीके से कि व्यक्तिगत तौर पे तो गरिमा जो है उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और राष्ट्र के स्तर पे राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमने ये 4 जो है संविधान के उद्देश्य पढ़े थे प्रस्तावना में। अब इसको आप आराम से देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है प्रतिष्ठा की समानता की, बात सही है। अवसर की समानता की, ये भी सही है। विचार की समानता नहीं है, विचारों की क्या है? विचारों की है स्वतंत्रता, यानी इसको हटाना है। क्वेश्चन है कि किसका उल्लेख है, यानी इसका उल्लेख है और इसका 1 और 2। तो आपका उत्तर बनेगा पहला वाला, इसमें केवल 1 और 2 लिख रखा है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है, यानी प्रस्तावना के अंदर नहीं है। अब फिर इन उद्देश्यों को देखिए, विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, यानी ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसे पढ़िए, आर्थिक स्वतंत्रता दे रखा है। प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, थोड़े डीप क्वेश्चन है, ढंग से देखिए। तो आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है। अगला, भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है? फिर 3 शब्द याद कर रखे थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय थे, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया
और राजनीतिक। मनोवैज्ञानिक न्याय की कहीं बात नहीं हुई थी प्रस्तावना में। तो क्वेश्चन में है कि किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है, यानी ये भी है, ये भी है और ये भी, 1, 3 और 4। तो आपका उत्तर हो गया सी, जिसमें केवल 1, 3 और 4, मनोवैज्ञानिक न्याय की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया। इसमें कुछ शब्द जोड़े इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। अब हमने ट्रिक से याद किया था कि 3 शब्द थे, आपस, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। अब आपको इनका क्रम याद करना है, तो इनको जो है इस शब्द को पूरा उल्टा कर दीजिए। स पहले आएगा, प बाद में और अ वाला बिल्कुल लास्ट में। तो समाजवाद शब्द पहले, पंथ निरपेक्ष उसके बाद में और अखंडता सबसे लास्ट में। ये क्रम है प्रस्तावना के अंदर। इसको अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ समझ में आया, ट्रिक से आपने वो 3 शब्द तो याद कर लिए, लेकिन क्वेश्चन को और डीप कर दिया गया कि वो जो 3 शब्द जोड़े गए हैं उन शब्दों का प्रस्तावना में क्रम कैसे, पहले कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो जो आपने आपस याद किया है उसी को आप उल्टा कर दीजिए। श जो है वो पहले ले आइए, प बीच में रहेगा, आ बाद में ले जाइए, आपका आंसर हो जाएगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसमें आप देख भी लीजिए। ये देखिए, आपस स लास्ट में था, फिर पंथ निरपेक्ष और ये मिला आपको अखंडता। तो आपस, तो ये इसका आपका क्रम हो गया कि किस क्रम में ये प्रस्तावना के अंदर है जो 3 शब्द जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन में से कौन सा छांटना है जो सही है। अब आराम से कथनों को पढ़िए। प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न यानी उससे भिन्न नहीं किया जा सकता। हमने बहुत आराम से पढ़ा था कि इधर इस साइड तो था बेरुबारी संघवाद, जिसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस साइड हमने 1973 में केशवानंद भारती केस लिया था, जिन्होंने कहा था कि संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाएगा। एक SR बोम्बईवाद भी बताया था, जिसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए क्या है, बाध्य है। तो फिर वही बात आ गई, विधायी शक्तियां, ऐसा कुछ भी हमने प्रस्तावना में नहीं पढ़ा। तो सही खाली ऊपर वाला है एक, तो केवल एक आएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये बात बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शामिल किए गए। ये भी सही है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा सही है। तो इसमें आप देखेंगे दोनों सही हैं, तो पहला और दूसरा। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या ढूंढना है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है। पंथ निरपेक्षता और सकारात्मक अवधारणा। पंथ निरपेक्षता समझाते समय आपको धर्म निरपेक्ष जो है वो अवधारणा भी समझाई थी कि संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं दिया गया है, क्योंकि गीता में धर्म जो है वो किसे लिया गया है, कर्म से, और हमें कर्मों से निरपेक्ष नहीं किया गया है। तो और इसी के साथ साथ जो भारत है, भारत का संविधान है, सभी धर्मों का सम्मान जो है वो समान रूप से करता है, इसलिए यह सकारात्मक अवधारणा है। ये सही बात है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रावधान करता है। तो इसमें आप ध्यान रखिए, लोकतांत्रिक तो है लेकिन साम्यवादी विचारधारा नहीं है, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा में थोड़ी अराजकता आ जाती है। हमारे यहाँ समाजवाद की बात की गई है। तो इसमें से जो कथन है वो पहला सही है कि पंथ निरपेक्ष की एक तो सकारात्मक अवधारणा है, और दूसरा इसमें ध्यान रखना है लोकतांत्रिक जो है, लोकतांत्रिक के साथ साम्यवाद नहीं समाजवाद की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप से वर्णित किया गया है। ये 26 नवंबर 1949 यानी मूल संविधान की बात की जा रही है। उस समय भारत को कैसा बताया गया था प्रस्तावना में, संप्रभु गणराज्य, ये बात बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक गणराज्य भी कहा गया था। समाजवादी गणराज्य उस समय नहीं कहा गया, क्योंकि समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया है।
धर्मनिरपेक्ष गणराज्य भी नहीं कहा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष की जगह शब्द जोड़ा था पंथ निरपेक्ष। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। तो इसमें जो ऑप्शन आएंगे दो आएंगे, संप्रभु गणराज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी एक और दो। तो इसमें उत्तर आपका ब हो जाएगा, केवल एक और दो। इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें अनुसूचियों से संबंधित आपको प्रश्न करवाए जाएंगे। आपने देखा होगा कि प्रश्न जो है उनको थोड़ा टिपिकल, थोड़ा डिफिकल्ट किया गया है। उसका कारण है क्योंकि कंपटीशन में अब इतने आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ी इनकी कठिनाई का स्तर है वो ज़्यादा है। तो इनको ढंग से आप पढ़िए ताकि आपके काम आए। धन्यवाद।